नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा आपका स्वागत अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपना हमारा जो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वीडियो है वो देख लिया होगा। देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है वो समझ में आएगा। और समझ में कितना आ रहा है वो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ हर वीडियो के अंदर, उससे पता चल ही रहा है। जिस बच्चे को समझ आ रहा है तो वो उसका आंसर दे ही रहा है। देखिए, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, अगर हमारे वो चीज़ समझ आ गई है एक बार, उस चीज़ को अगर हम लिख लेते हैं तो वो चीज़ स्थायी होती है। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि आप सोचते होंगे कि मेरा बेनिफिट हो रहा है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है मेरा, आपका ही बेनिफिट है, वो चीज़ आपकी स्थायी होगी। तो इसके यही कारण हो सकते हैं कि या तो आप की वीडियो देखने में कंटिन्यूटी नहीं है, या इन वीडियो को देखने वाले सारे पढ़ने वाले नहीं हैं, या फिर कुछ मेरे भाई बंधु मित्र ऐसे होंगे जो अपनी पहचान उजागर नहीं करवाना चाहते होंगे कि वो आपकी वीडियो देख रहे हैं। ये यही कारण हो सकते हैं, उनका ईगो हर्ट होता होगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इस दुनिया में हर टाइप के लोग हैं और उनकी अलग अलग सोच है। वो क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरी वीडियो में ना तो कोई ऐसा कंटेंट है जिससे आपको कोई शर्म आ रही हो कि मैं ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ कि आप लिख नहीं सकते, जिससे आपको शर्म आती हो। और ना मेरी वीडियो में आपका टाइम वेस्टिंग होता कि टाइम वेस्ट हो जाता है, क्या देखना है इसको। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको हासिल ही होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं हर वीडियो से क्वेश्चन पूछूंगा, पिछली वीडियो से, और जो बच्चा सीरियस में पढ़ने वाला है वो उसका आंसर भी देगा। देखिए, पिछला हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने पूछा था संविधान की प्रस्तावना वाले में से कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की रही है। ये आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो जो मौलिक अधिकार वाली है उसमें से होगा। आपको ये बताना है कि जो शिक्षा का मूल अधिकार है, जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, वो हमारे इस मौलिक अधिकार के कौन से अधिकार का भाग है। ये जो आपके ऑप्शन होंगे वे हमारे 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं। ये सारे आपके ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन 6 मौलिक अधिकारों में से उस मौलिक अधिकार का नाम लिख के बताना है आपको जिसमें शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। 2 मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं। आपको बताया कि मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है वो 6 ही हैं। उन 6 में से 2 हम पढ़ चुके हैं, और अनुच्छेद 12 से लेकर 22 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा अनुच्छेद है नंबर है 23 का, और जो हमारा मौलिक अधिकार है वो 3 नंबर का। इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? 2 अनुच्छेद आते हैं, एक 23 और एक 24। 23 में क्या लिखा हुआ है? बलात् श्रम का। ये देखिए, आज मैंने जो लिखा है ना, ये सारी बुकिश लैंग्वेज है। बुक में आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। ये सारी एज इट इज़ याद करनी ज़रूरी नहीं है, वो तो फिर रट्टा हो जाएगा। हमें अनुच्छेद दिखते ही, मौलिक अधिकार दिखते ही हमें ये समझ आना चाहिए कि इसमें दिया क्या है, वो चीज़ समझ आनी ज़रूरी है। ये एज इट इज़ लाइन याद करनी ज़रूरी नहीं है। तो जो 23 है उसमें क्या कहा गया है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 के अंदर कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत। अब इसमें समझना हमें क्या कह रहा है कि ये बलात् श्रम का मतलब क्या होता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय और बेगार पर प्रतिबंध। यानी इस अनुच्छेद के ये तहत कहता है कि कोई भी मनुष्य है उसको हम बलात् यानी ज़बरदस्त तरीके से हम उससे काम नहीं करवा सकते, किसी भी मनुष्य से। तो जिस तरह आपने सुना होगा, दास प्रथा होती थी पहले, बंधुआ मजदूरी होती थी, हाली प्रथा, शागड़ी प्रथा, ये प्रथाएं होती थी। तो उन पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद दिया गया है कि अनुच्छेद 23 के अंदर हम किसी भी मनुष्य से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, कि बगैर पैसे दिए कि हम उससे ज़बरदस्ती काम करवाए। ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो काम करे या ना करे, वो उसका खुद का है। तो हम किसी से ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, ये अनुच्छेद 23 कहता है। ये अगर हम करवाएंगे तो उस व्यक्ति का शोषण होगा, और ये अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आपको ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या कहा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कई बार यहाँ पर एज पूछ ली जाती है कि कितने वर्ष से कम बच्चों को कारखानों या फिर जो फैक्ट्री आदि के अंदर काम नहीं करवाया जा सकता, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 14 वर्ष से, कई बार 18 और 14 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दिया गया। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई कारखाना है या फिर कोई फैक्ट्री है, कोई भी खतरनाक परिस्थिति या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगा सकते। ये अनुच्छेद इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाता है कि हम बच्चों से यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर से कार्य नहीं करवा सकते किसी जोखिमपूर्ण जगह पर।
ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो 23 में क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति से, और ये कहता है बच्चों से। कई बार एग्जाम के टाइम में क्या होता है, इसमें हमें कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि 23 में कौन सा दिया गया, 24 में बच्चों वाला कौन सा है और व्यक्तियों वाला कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि किस तरह याद रखोगे। इसमें 14 वर्ष से, तो 14 में 4 आता है, 24 में भी 4 आता है। तो ये आपको याद रखना है, 24 वाले में 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है और 23 वाले में व्यक्तियों की बात की गई। किसी भी व्यक्ति से हम बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, ना किसी व्यक्ति का मतलब वो व्यापार हो सकता है, इसमें वो भी प्रतिबंध है। तो जो अनुच्छेद 24 है, आपको इसमें ये भी याद रखना है कि इस अनुच्छेद के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध, कुछ कंडीशंस भी हैं, वो प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये मौलिक अधिकार, ये बच्चों वाला, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते, जोखिमपूर्ण जो जगह है वहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब धार्मिक स्वतंत्रता भी लिखा आता है कई बार यहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता का, तो ये चौथा मौलिक अधिकार है। और इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं, 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। इन अनुच्छेदों के बारे में क्या कहा गया है, अब ये हम ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 25 के अंदर क्या आगे गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब ये बुक की लैंग्वेज है, ये समझ नहीं आएगी, और अब हमें इसे समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति की, जो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार के अधीन रहते हुए अपने धर्म को अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने और उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, ये उस व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ये इसके बारे में कहा, यानी हम आपने पढ़ा होगा, संविधान की प्रस्तावना में भी पढ़ा हमने कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, खुद का हमारा कोई धर्म नहीं है। हर प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो कौन से भी धर्म को माने, किसी भी धर्म, किसी की भी उपासना करे, ये उसका खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान में भी, प्रस्तावना के अंदर भी लिखा हुआ है। ये आपको देख लेना, वहाँ से हमने पढ़ भी लिया है पहले। अब है अनुच्छेद 25 के अंदर, 25 में क्या कहा कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 26 वाला है, ये क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी ये नहीं है कि वो मानेगा तो मतलब किसी भी तरीके से, यानी लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन रहते हुए धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है। इसमें क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कह दो, या फिर प्रबंध का मतलब होता है स्थापना, कि वो किसी भी अपने संस्था की स्थापना कर सकता है। धार्मिक, हर व्यक्ति अगर किसी भी मतलब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कोई धार्मिक संस्था की स्थापना करूं, तो ये उसका मौलिक अधिकार है, वो कर सकता है। और उस जो संस्था होगी, वो उस संस्था से जो भी चल अचल संपत्ति होगी उसका प्रयोग भी वो कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद 26 के अंदर लिखा हुआ है। आप देखते होंगे कि जो मंदिर वगैरह हैं, मंदिरों में इतने इतने चंदे आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, क्यों, वो यही अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद 26 यही कहता है कि जो धार्मिक रूप से जो संस्थाएं होती हैं, ये जो व्यक्ति स्थापित करता है उसका ही, उसकी चल अचल संपत्ति पर अधिकार होता है, कोई इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर या संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी किसी भी धर्म के, यानी जो राज्य हैं, ये जो हमारा देश है या जो संसद है, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ाने के लिए, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर कर नहीं लगा सकता। यानी किसी भी धर्म को बढ़ाने के, प्रचार प्रसार करने के लिए वो हमारे ऊपर कर नहीं लगा सकता, ये अनुच्छेद 27 कहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 27 के अंदर कहा गया है कि हमें जो राज्य है वो हमारे ऊपर धार्मिक रूप से कोई कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 28 है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अब देखिए, वैसे तो धार्मिक, यानी किसी भी कोई भी जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कि किसी भी धर्म विशेष से शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि उनकी स्थापना ही उस कानून के तहत हुई है कि उनमें उस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर उन शिक्षण संस्थाओं की किसी धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है तो उनमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, कि उनमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और हर व्यक्ति की वो स्वतंत्रता होगी। और ये यानी हर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं होगी। अगर कोई कानूनी रूप से कोई संस्था स्थापित की गई है तो उसी में ही हो सकती है, ये अनुच्छेद 28 कहता है। अब हमारा अगला है मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये क्या कहता है
ये इसके अंदर 2 अनुच्छेद आते हैं, एक अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद है ये 30। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 5वां मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है इसको आप देख लेना कि ये केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक तो आप समझते ही होंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कम संख्या है उनको ये अल्पसंख्यक कहते हैं, जिनको आरक्षण वगैरह भी मिला हुआ है क्योंकि वो उनको कम संख्या है, तो उनको दिए गए हैं ये। उसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो लोग कम हैं तो वो किसी और भाषा को या और लिपि को अपनाए और संस्कृति को अपनाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये उनका खुद की स्वतंत्रता है कि वो अपनी भाषा और अपनी जिस भाषा में चाहे बोल सकते हैं, जिस लिपि में चाहे वो लिख सकते हैं और जिस संस्कृति को चाहे अपना सकते हैं, तो ये उनकी स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 29 ये बात कहता है। ये अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है केवल अल्पसंख्यकों को है। अब देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है। ये कहता है कि जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, कि जो शिक्षण संस्थाएं, जिस तरह अनेक शिक्षण संस्थाएं होती है, तो अल्पसंख्यकों को भी अधिकार है कि वो भी अपनी कोई शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं। और जो राज्य अनुदान देगा, जो अन्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देगा, तो वो उन अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं को भी बराबर अनुदान देना पड़ेगा। इस आधार पर उनको ये नहीं कह सकता कि ये तो किसी अल्प समुदाय की है तो उनमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये उन अनुच्छेद 30 कहता है। ये अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। ये उनको अधिकार है। जो अन्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान मिलेगा राज्य की तरफ से, वो इनकी संस्थाओं को भी मिलेगा। ये अनुच्छेद 30 कहता है। अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये हमारा जो अंतिम मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहते हैं, ये क्या है, ये इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए अनुच्छेद 32, इसके अंदर ये एक ही अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, इसमें शामिल याचिकाएं भी है। यानी अगर हमारे जितने भी हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं ऊपर, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये मौलिक अधिकार हमें गारंटी देता है इस चीज़ की कि हम इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, हम सीधा डायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये अनुच्छेद हमें इस चीज़ का, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हो, जो अन्य मौलिक अधिकार है, उनको बचाने का अधिकार है ये, यानी उनको सुरक्षा करता है ये सारे मौलिक अधिकारों की। और इस अनुच्छेद 32 के तहत ही हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर हम अपील करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो इन रीट के आपको नाम याद रखने हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। देखिए हम फिर कभी एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे जिसमें हम आपको डिटेल से बताऊंगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, परमादेश में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रतिषेध में इनमें क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इनमें, वो हम अब मैं बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस अब आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ये कई बार बहुत बार क्वेश्चन बना है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना और इनके नाम याद रखने हैं। और देखिए ये जो हमारा जो अंतिम मौलिक अधिकार है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसके संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा से संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि एक तो प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है और एक इस मौलिक अधिकार को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा एग्जाम में, उस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि जो एग्जामिनर ने ऑप्शन कैसे दिए हैं या एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है, वो उस टाइम ही हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यदि एग्जाम में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम देकर पूछा है कि संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो इसी अनुच्छेद को कहा है, अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को ही अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर सीधा पूछ लिया जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम प्रस्तावना को कह सकते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन में जो ऑप्शन होंगे उसमें दोनों ही आएंगे, प्रस्तावना भी आएगा और अनुच्छेद 32 भी आएगा। वो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उसने भीमराव अंबेडकर का नाम दिया है या नहीं दिया। अगर भीमराव अंबेडकर का नाम दिया है तो अनुच्छेद 32 ही है संविधान की आत्मा।
और डायरेक्ट सीधा अगर पूछा है बिना इनका नाम दिए तो हम संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहेंगे। तो ये हमें देखना है वहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ये अनुच्छेद 2 हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। इसकी हम बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 226 के तहत। ये अनुच्छेद 226 है, इसके तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अब कुछ सोचते होंगे कि क्या अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो क्या हम केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते? हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट भी रीट जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस अनुच्छेद 32 के तहत करेगा और हाई कोर्ट करेगा वो 226 के तहत करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बाध्य है रीट जारी करने के लिए, हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है हाई कोर्ट, क्योंकि अनुच्छेद 32 है ऑलरेडी हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो 32 है वो हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। तो 32 है ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों का, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे जो सुनवाई नहीं करेगा तो वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगा। और हाई कोर्ट के ऊपर विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं ये, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। एक इंजंक्शन नाम की एक रीट अलग और होती है, वो भी हाई कोर्ट, वो कभी हम ये रीट वाला जो टॉपिक लेके आएंगे तब पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि रीट जारी करने के संबंध में व्यापक क्षेत्राधिकार किसका है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हम कंफ्यूज होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट का ही होना चाहिए। नहीं, रीट जारी करने में जो व्यापक क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट का है, क्योंकि हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओनली 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। तो रीट जारी करने के संबंध में जो व्यापक क्षेत्र है वो इसका है हाई कोर्ट का। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने पढ़ा था 12 से 35 तक, तो जो आगे अनुच्छेद है उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार था वो तो यहीं तक था, अनुच्छेद 32 तक। यहाँ तक हमारे सारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए 6 के 6। ये आपको सीरीज में याद रखने हैं। अब अनुच्छेद जो 33 है वो 32, हाँ, अब आप ये सोचेंगे कि अनुच्छेद 30 के बाद डायरेक्ट 32 कैसे आ गई, 31 क्यों नहीं पढ़ा? तो 31 वाला जो अनुच्छेद है वो संपत्ति वाला था, जो हमने पीछे पढ़ा था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वो अधिकार वो उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब 33 वाला पढ़ना है हमें। 33 वाले में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सैन्य और अर्धसैन्य सूचना क्षेत्र में, यानी जो सैनिक क्षेत्र है, यानी जो सेना के संबंध में संसद को एक अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाकर जो सेना के जो अधिकार कर्मचारी होते हैं उनके क्या कर सकता है, उनके मौलिक अधिकारों पर बैन लगा सकता है, यानी उनके कुछ अधिकारों को प्रतिबंध कर सकता है सैनिकों पर, जो सैनिक होते हैं, क्योंकि उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाए। तो वो अनुच्छेद 33 के अंदर स्पेशली कहा गया है कि अनुच्छेद 33 के अंदर क्या कर सकते हैं हम, सेना पर, यानी जो सैन्य या अर्धसैन्य लोग होते हैं तो इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, बैन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 33 आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के अंदर क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जो मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। और मार्शल लॉ और एक आपातकाल होता है, ये अलग अलग होते हैं। जो मार्शल लॉ होता है ये सिर्फ हमारे मौलिक अधिकार को ही प्रभावित करेगा, लेकिन जो आपातकाल है वो पूरा मतलब सरकार को भी प्रभावित करेगा। जो मार्शल लॉ, तो इस अनुच्छेद के तहत मार्शल लॉ क्षेत्र विशेष पर लागू होता है, और जो आपातकाल है वो क्षेत्र विशेष पर भी हो सकता है और पूरे देश पर भी लागू हो सकता है। तो इसके अंदर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा। अनुच्छेद 35 है, ये क्या कहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 35 ये कहता है कि जो मूल अधिकारों के संबंध में जो कानून बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाएंगे वो सिर्फ संसद ही बना सकती है। ये इस 35 के अंदर लिखा गया है कि अनुच्छेद 35 के अंदर क्या लिखा गया है कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे वो संसद बनाएगी, ना कि विधानमंडल या राज्य नहीं बना सकता, सिर्फ संसद ही बनाएगी। ये अनुच्छेद 35 के अंदर स्पेशली लिखा गया है। तो आपको पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकता है, तो वो राज्य विधानमंडल भी दे सकता है, संसद भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ संसद बना सकती है, और ये अनुच्छेद 35 के अंदर लिखा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे। और अगर आप इन जो टॉपिक्स हैं इनके नोट्स बना रहे हो साथ साथ में तो बहुत अच्छी बात है,
देखिए लास्ट तक आपके पास इतने अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे कि आप खुद मतलब पढ़ने का आपका मन करेगा, क्योंकि हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं, इनका रिवीजन भी करते रहा करो। और पेपर के टाइम, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, उस टाइम कुछ शॉर्ट टॉपिक हमारे पास होने चाहिए और उनको, ताकि हम फटाफट रिवीजन कर सकें। और ये वो हमारे पहले के पढ़े हुए तो हम रिवीजन भी आसानी से कर देते हैं 5 या 10 दिन के अंदर ही। तो वो उस टाइम जो ये हमारे जो 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 आपके सिलेबस में आप देख लेना कि ये टॉपिक हमारे उस एग्ज़ाम के सिलेबस में है, तो उस टॉपिक को आप जो आपने नोट्स बनाए उनमें से अगर आप छांट छांट के पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम देख लेना कितना बेनिफिट होगा। बाकी आप पर डिपेंड है, आप जैसा करना चाहो, आप स्वतंत्र है, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।